Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today I am going to explain आर्मी क्लर्क सेट 1। आप सभी जानते हैं निकट एग्जामिनेशन है आपका, तुरंत एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी का। तो मैं रोज़ एक सेट अपलोड कर दूंगा एग्जामिनेशन तक। आप सभी सेट को ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छा सेट है और आप सभी इसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन, कॉमन एरर, फीलर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आप पाएंगे। तो सबसे पहले मैं दो पैसेज दिया हूँ। पैसेज नंबर 1 आपके सामने है। सामान्य तरीका जो होता है पैसेज बनाने का वह यही होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें और उसके बाद आप अगर कोई लाइन से लाइन मैच कर रहा है तो बनाते चलें। और जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो एक फिगर आपके दिमाग में आ जाता है कि मुझे इसमें से देना क्या है और थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस स्लाइड में मैंने केवल पैसेज रखा है आपको समझाने के लिए। अगले स्लाइड से पैसेज के साथ आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगले स्लाइड में क्वेश्चन पैसेज भी है और साथ साथ क्वेश्चन भी है, लेकिन इस स्लाइड में केवल आपको पैसेज है क्योंकि इसमें समझना है पहले इसे। लेकिन नॉर्मली जब आप बनाने बैठेंगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर पैसेज पढ़ेंगे। बनाने में बड़ी सुविधा होगी, आप इस बात को खुद ही महसूस करेंगे कि बनाने में कितनी सुविधा होती है जब पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि फॉलोइंग पैसेज को आप पढ़ें और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दें। कोरोना वायरस के ऊपर मैंने यह पैसेज लिखा है। कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़। वह बीमारी जो इन्फेक्शन से फैले उसे हम इन्फेक्शस कहते हैं, संक्रामक। हिंदी में इसे हम संक्रामक कहेंगे। जो संक्रमण से फैले वो संक्रामक है। तो कोरोना वायरस डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़ कॉज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। पहले लाइन में यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस डिजीज एक संक्रामक रोग है। डिजीज मीन्स रोग होता है और इसका सिनोनिम होता है मैलेडी और इनका एंटोनिम होता है रिमेडी। मैलेडी और डिजीज सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होता है रिमेडी। तो कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस डिजीज का कारण क्या है। तो एक नया में जो पता चला है कोरोना वायरस, वह इसका कारण है। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस। अधिकाधिक लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। अब आप ध्यान दें, पैसेज पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन्फेक्टेड, संक्रमित, फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद। तो अधिकाधिक लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं वे अनुभव करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस। बीमारियों की अवस्थाएं 3 होती हैं। एक माइल्ड स्टेज होता है, एक मॉडरेट स्टेज होता है और एक सीरियस स्टेज हो जाता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट समस्याएं इन्हें देखने को मिलती हैं, जूझने को मिलती हैं। किस चीज़ की? तो रेस्पिरेटरी इलनेस की। रेस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वसन, यानी श्वास संबंधी बीमारी होती है जो माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक रहती है, सीरियस नहीं जाती है अधिकाधिक लोगों में। एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, और अधिकाधिक लोग बिना किसी खास ट्रीटमेंट के रिकवर भी हो जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। रिकवर, ठीक होना, यानी पूर्वावस्था में आना, पहले जैसा स्वस्थ हो जाना। आपने इस बार भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ लेकिन लोग घर में ही ठीक हो गए। कुछ लोग तो इलाज कराने भी नहीं गए, वैसे ही छींकते खांसते और एक दिन ठीक हो गए। बहुत सारे लोग सीरियस भी हुए, मरे भी। तो अधिकाधिक लोगों पर इसका असर बहुत कम होता है। आगे, ओल्डर पीपल एंड दोज विद अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। एक वे जो उम्रदराज लोग और दूसरे वे जिनमें निम्न प्रकार की समस्याएं हैं मेडिकल की,
कौन सी समस्याएं? लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर किसी को हृदय रोग संबंधी बीमारी है, अगर कोई हृदय की गड़बड़ी है, उसके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वह, जिसको डायबिटीज़ है वह, जिसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, क्रोनिक मीन्स होता है वह जो लंबे समय से चल रहा है, यानी लंबे समय से श्वसन तंत्र की बीमारी है किसी को, एंड कैंसर है, वे आर मोर लाइकली टू डिवेलप सीरियस इलनेस। यानी अधिक ध्यान दीजिएगा पैसेज के हर बात पर। पहले कहा गया कि अधिकाधिक लोग जो भी होते हैं, जो भी अधिकाधिक लोग हैं, उन्हें नाम मात्र की ये बीमारी आई और छू करके सिर्फ चली गई, लेकिन ज़्यादा खतरा, ज़्यादा गंभीर स्थिति उनकी हुई जो ओल्डर पीपुल है, जिनका एज अधिक है, या वे जिनमें श्वसन तंत्र की बीमारी है, डायबिटीज़ की है, हृदय रोग है। इन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से जो पीड़ित है पहले से ही, इनके लिए यह बीमारी काफ़ी सीरियस हो गई। लाइकली ऐसी संभावना बनती है कि जिनमें ये सारी समस्याएं पहले से हैं, उनमें यह बीमारी आने पर उनकी स्थिति जो है वो सीरियस हो जाएगी। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीन्स होता है फैलाव, प्रसार, ट्रांसमिट वर्ब का यह नाउन है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ट्रांसमिशन होता है। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन इज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोविड-19 वायरस। बेस्ट वे इसे रोकने का, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, इसका सिनोनिम प्रोहिबिट और स्टॉप होता है, सीज होता है। आगे साइनो एंटो में दिया हूँ, सारा चीज़ है, कंप्लीट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हिंदी निकालने नहीं आता है, तो आप ऐसे पैसेजेज को बनाइए, सभी हल्के पैसेज हैं, इन्हें बनाएं पहले हिंदी निकाल कर, तो आपको हिंदी निकालने भी आ जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन को रोकने और इसकी गति को स्लो करने का सबसे बढ़िया तरीका, द बेस्ट वे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोविड-19 वायरस। अगर हम इसे जल्दी से रोक लेना चाहते हैं, इसके फैलाव पर हम अगर विजय पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोविड-19 वायरस है क्या। द डिजीज इट कॉजेस, यह जब होता है तो किन बीमारियों का कारण बनता है, क्या होता है इस वायरस के अटैक के बाद, एंड हाउ इट स्प्रेड्स, और यह फैलता कैसे है, यह जानना जरूरी है इसे रोकने के लिए और इसकी गति को स्लो करने के लिए, यानी उसके बारे में सूचना। देखिए, कोई भी शत्रु अगर आपका है तो उसे पराजित करने के लिए उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से यह शत्रु जो है कोरोना वायरस, इसके बारे में पहले जानेंगे कि ये होगा तो क्या होगा, कैसे हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। इन पर वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी संक्रमण से। अब प्रोटेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, और उसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, याद रखेंगे, प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम। वी कैन प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, बचाना, इसका सिनोनिम होता है डिफेंड। प्रोटेक्ट का सिनोनिम होता है डिफेंड और एंटोनिम होता है अटैक। अटैक। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, दूसरों को और हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं बाय वॉशिंग आवर हैंड्स और यूजिंग एन एल्कोहल बेस्ड रब, या तो हम अपने हाथ को धो करके, या एल्कोहल बेस्ड रब, यानी यहाँ जो रब शब्द है वो रगड़ने वर्ब के रूप में नहीं आया, यहाँ ये अल्कोहल बेस्ट के बाद आया, यानी नाउन बन गया। फ्रिक्वेंटली एंड नॉट टचिंग आवर फेस, यानी बार बार हम अपने हाथ को धोवें, वॉश करें, या अल्कोहल बेस्ड रब लगाएं, यानी सैनिटाइजर आप कह सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड रब का मतलब यहाँ क्या है? सैनिटाइजर, जिसमें अल्कोहल हो, जो अल्कोहल युक्त हो, सैनिटाइजर। इस विधि को अपना करके हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है, पहला, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स
फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। यदि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हों तो इसके पहले हम क्या करें कि बच जाएं? भाई हमें नहीं होना है इन्फेक्टेड, इसके लिए हम क्या प्रोटेक्शन अपना सकते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड होने से कैसे बचा सकते हैं? तो आपको देखना है, ध्यान में रखना है कहाँ कौन सी बात है, यहाँ देखें। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड अदर्स from infection by washing our hands or using alcohol based rub। तो by washing our hands again and again, बार बार धो करके, by using alcohol based rub, दोनों बात कही गई है। both A and B, none of the above, तो आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों बात सही है, A भी सही है और B भी सही है, इसलिए आंसर हुआ both A and B। now question number 2 is what causes कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज का कारण क्या है? तो आपने पैसेज में देखा था कि कोरोना वायरस डिजीज इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाई, यानी इसका कारण क्या बनता है? तो एक ये जो कोरोना वायरस है यही तो कोरोना वायरस डिजीज का कारण है, स्पष्ट है। अब लोग सोचेगा इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अरे आपको मेन पॉइंट बताना है ना, जो कि डी में है। आंसर होगा इसका डी, कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी होती है, तो बताना है कि कारण क्या है, तो कोरोना वायरस इसका कारण है। व्हाट कॉजेज कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज का कारण क्या होता है? दिस इज कॉल्ड कोरोना वायरस, जैसा कि पैसेज के पहले ही लाइन में कहा गया था, इसीलिए मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ें। नाउ इट इज 3 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट एक्सपीरियंस डज अ पर्सन हैव आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे क्या एक्सपीरियंस होता है, यानी वो क्या फील करता है? सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस, ड्राइनेस इन माउथ, बॉडी एक, माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये ना होगा। अब आप कहेंगे हाँ जी हमने सुना है कि जब कोरोना लोगों को होता है तो उस स्थिति में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आने लगता है। कहेंगे ना मुंह भी सूखता है, बॉडी में एक भी होता है, एक मीन्स दर्द, जिसका साइन ऑफ पेन होता है। अरे तो ये सारी बातें आपके मन की हो गई, पैसेज में नहीं कही गई हैं। हमेशा आपके जब क्वेश्चन देख लें तो आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज दे, अपने मन का भूल करके मत दीजिएगा। पैसेज में क्या कहा गया कि मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस। तो पैसेज में सिर्फ इसका जिक्र किया गया, नहीं कहा गया सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस का। यहाँ कहा जा रहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट, सीरियस नहीं, सीरियस तो इसके बाद का स्टेज है, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। ड्राइनेस इन माउथ का तो कहीं वर्णन नहीं है, बॉडी एक का वर्णन नहीं है, वर्णन सिर्फ डी का है, इसलिए 3 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 4 एंड द क्वेश्चन इज हु मे बी सीरियस आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने पर, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने पर कौन सीरियस हो सकते हैं? हु मे बी सीरियस, कौन सीरियस हो सकते हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने पर? तो पहले ही से बताया जा चुका है इस पैसेज में कि किनकी स्थिति सीरियस हो सकती है। यहाँ देखिए, सीरियस इलनेस में जा सकते हैं कौन कौन? तो एक ओल्डर पीपल, जो उम्रदराज लोग हैं, और दूसरे जिनको अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स है, यानी निम्नवत प्रॉब्लम्स हैं जिनको, जिनमें क्या क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है एंड कैंसर है। तो ये ड्रंकार्ड मीन्स होता है पियक्कर, ड्रंकार्ड मीन्स होता है पियक्कर, पैसेज में कहीं नहीं कहा गया। ए न्यूली इन्फेक्टेड पर्सन, वह व्यक्ति जो अभी अभी संक्रमित हुआ है। ए पर्सन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, वह व्यक्ति जो पहले से ही अनिद्रा से ग्रसित हो। इंसोम्निया वन वर्ड में पूछता है, लैक ऑफ स्लीप को इंसोम्निया कहते हैं, अनिद्रा। ए पर्सन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज,
मैंने एक ही लक्षण यहाँ लिखा है और यही यहाँ काम कर रहा है। वो व्यक्ति जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पहले से ग्रसित है, उसे जब कोरोना हो जाएगा तो वो डेवलप कर जाएगा और सीरियसली वो बीमार हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज 4 का आंसर डी होगा। अब अपने मन का लिखना है तो कुछ भी लिख देंगे, बट हमेशा आप सभी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, तुरंत आपका एग्जामिनेशन है, आप लोग ध्यान देंगे पैसेज कैसे बनाते हैं। कुछ भी अपने मन का नहीं, जो कहा गया है उसी में से खोजना है आपको। 5वां प्रश्न है कि व्हाट शुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज या ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मूड ऑफ द पैसेज, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पैसेज का मूड क्या है। तो मूड बताइए, यानी टोन बताइए, किस टोन में लिखा गया है। और जब आपसे पूछा जाए कि सुटेबल टाइटल क्या है, तो सोचें कि किसके ऊपर यह टॉपिक लिखी गई है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का फैलाव, भाई इसमें तो और बहुत सारी बीमारियों की बात हुई नहीं है। कोरोना वायरस, इट्स आउटब्रेक एंड प्रिवेंशन, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। यह जो पैसेज लिखा गया है कोरोना वायरस के ऊपर, इसके आउटब्रेक मीन्स होता है फैलाव, यानी ये स्प्रेड, आउटब्रेक के ऊपर, और इसके बचाव के लिए हम क्या करें, इसके ऊपर यह पैसेज लिखा गया है। इसलिए 5 का आंसर बी होगा। द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो स्थिति नाजुक है उसके ऊपर। कहाँ इसमें कहीं दुनिया की बात की गई है, नाजुक होता है क्रिटिकल मीन्स। इन्फेक्शस डिजीज पहले मैं समझा चुका हूँ, तो 5 का आंसर बी होगा। अब आपके सामने दूसरा पैसेज है, मैंने 2 पैसेज लिया है, आपके एग्जामिनेशन में 2 पैसेज आएगा, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा, ऐसा ही आता भी है। तो दूसरा पैसेज जो है ये छोटा था, तो मैंने क्वेश्चन भी यहाँ रख लिया है। प्रश्न पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली एंड पब्लिक हेल्थ, यानी हमें क्या ध्यान देना है कि फैमिली हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण है पैसेज के मुताबिक। तो पढ़ेंगे, देयर हैज़ बीन कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूजन मीन्स होता है असमंजस, कन्फ्यूजन मीन्स होता है दुविधा। देयर हैज़ बीन कन्फ्यूज़न यानी असमंजस की स्थिति रही है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी गलत फहमी। किस चीज़ के बारे में, अबाउट वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन के बारे में, टीका के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहा है, बहुत सी गलत फहमियाँ रही हैं। बट वैक्सीनेशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली एंड पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन से मिला के देखें कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ साफ कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली एंड पब्लिक हेल्थ, यानी यही आपका आंसर होने जा रहा है। तो वैक्सीनेशन, 6 का आंसर क्या होगा, बी। अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट डज वैक्सीन प्रिवेंट, वैक्सीन किसको रोकता है। व्हाट डज वैक्सीन प्रिवेंट, वैक्सीन किसको रोकता है। तो अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम, वैक्सीन्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटाजियस, डेंजरस एंड डेडली डिजीजेज। डेडली शब्द जो है इसका अर्थ होता है घातक, घातक, जिसके सिनोनिम के रूप में आप यूज़ करेंगे फैटल का और लेथल का। फैटल और लेथल डेडली के सिनोनिम होते हैं। डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है, इसका सिनोनिम होगा पेरिलस, डेंजरस का सिनोनिम पेरिलस होगा, और इन दोनों का एंटोनिम हो जाएगा सेफ। सब नोट करेंगे आप कॉपी में। कंटाजियस मीन्स होता है छुआछूत से फैलने वाला, कंटाजियस मीन्स होता है छुआछूत से फैलने वाला, कंटाजियस छुआछूत से फैलने वाला। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली एंड पब्लिक हेल्थ, फैमिली हेल्थ के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए, सबके लिए वैक्सीनेशंस महत्वपूर्ण पार्ट है। इम्पॉर्टेंट का साइनो आपको लिखना हो तो आप सिग्निफिकेंट लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट का साइनो सिग्निफिकेंट लिखेंगे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट का एंटो लिखना हो
तो आप लिखेंगे ट्रिवियल, सबको याद कीजिए, इनसिग्निफिकेंट, इसी सब में से लड़ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, सबको नोट करके याद करना है, सबका असाइनमेंट तो मैं बता रहा हूँ। वैक्सीन्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटाजियस, डेंजरस एंड डेडली डिजीजेज। तो व्हाट डज वैक्सीन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटाजियस डिजीजेज? बिल्कुल सही है, द कोरोना वायरस डिजीज। ये तो एक छोटी सी बात है भाई, किसी भी तरह के कंटाजियस डिजीज के स्प्रेड को यह रोकता है, ये एक छोटी सी बात है, मतलब आधी सच्चाई है। रेस्पिरेटरी डिजीजेज और द स्प्रेड ऑफ साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, यानी जो मन विकृतियाँ हैं, मन संबंधी विकृतियाँ, डिजॉर्डर्स का हिंदी होता है विकृतियाँ। तो 7 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले लाइन में। प्रश्न किया गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। पैसेज में क्या ऐसा कहा गया है जिसे वैक्सीनेशन से रोका नहीं जा सकता? यानी यहाँ जो वर्णन है वही, अपने मन का मत दीजिएगा। तो आप देखें, दिस इंक्लूड, यानी ये जो बीमारियाँ हैं इनमें क्या क्या आती हैं कि इन्हें हम वैक्सीन से रोक सकते हैं। मिजिल्स को रोक सकते हैं, पोलियो को रोक सकते हैं, मम्प्स को रोक सकते हैं, चिकन पॉक्स को रोक सकते हैं, वूपिंग कफ जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया को रोक सकते हैं, और HPV को हम वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जिसको वैक्सीन से रोकने की बात इसमें नहीं कही गई है? तो मीजल्स की बात कही गई है, पोलियो की बात कही गई है, डिप्थीरिया की बात कही गई है, HIV की बात नहीं कही गई है, इसलिए 8 का आंसर भी होगा। देख रहे हैं यहाँ नोट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पर। अब आपके सामने क्वेश्चन 9 है कि व्हाट शुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, क्या हेडिंग देंगे आप, क्या टाइटल देंगे? तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का महत्व, बचाव का, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज का महत्व, स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीज, घातक बीमारियों का फैलाव। तो यह जो पैसेज लिखा गया ये इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वैक्सीनेशंस के ऊपर ये सारी बातें कही गई हैं, इसलिए 9 का आंसर ए होगा। तो इस तरह से दोनों पैसेज आपने कंप्लीट किया। ध्यान देकर के सारे शब्दों को नोट करते हुए आप याद करेंगे एग्जामिनेशन के पहले। अब आपके सामने है चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्लोजेस्ट इन मीनिंग जब आपके परीक्षा में कहा जाए तो आप समझ जाएंगे कि बात सिनोनिम की हो रही है। क्लोजेस्ट इन मीनिंग मीन्स सिनोनिम। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है। फ्रूटफुल मीन्स होता है लाभकारी, लाभदायक, फ्रूटफुल। एलिगेंस मीन्स होता है सुंदरता, एलिगेंट मीन्स होता है सुंदर। ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा, कुरूप, बेढंगा, बेढंगा। तो ब्यूटीफुल के लिए आप सी सेलेक्ट करें, एलिगेंट। अब ये कहेंगे एलिगेंस होगा कि नहीं सर, तो नहीं होगा। ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, और यह ट्रिक आप जाने कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच मस्ट बी द सेम इफ द वर्ड इज, आई मीन टू से, इफ द वर्ड इज नाउन द आंसर मस्ट बी नाउन। यानी आपका वर्ड ब्यूटीफुल अगर एडजेक्टिव है तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव ही होगा। जब भी आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखें तो ध्यान रखें कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर यूज्ड इन द सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में इनका यूज़ नहीं होता है, इसलिए एलिगेंस नहीं होगा, क्योंकि एलिगेंस नाउन है और एलिगेंट एडजेक्टिव है। आपको चाहिए एडजेक्टिव। अब शब्द है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। अब आपके सामने शब्द है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। परिश्रमी का सिनोनिम देना है, आलसी कैसे दे देंगे? हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मीन्स होता है परिश्रमी, आप जानते हैं कि हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी। तो आपका आंसर होगा 11 का बी, पायस। पायस मीन्स होता है पुण्यात्मा, पायस मीन्स होता है पवित्र।
सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, पायस का सैक्रेड, सैक्रेड का पायस। डिलीजेंट का होगा हार्ड वर्किंग सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा लेजी। डिलीजेंट का एंटोनिम भी यहाँ दे रखा हूँ मैं, आप याद कर जाएंगे। 11 का आंसर बी, इट इज़ 12। और यहाँ कहा गया अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब होता है कि आपको एंटोनिम बताना है, आपको एंटोनिम बताना है। तो प्रश्न है आपके सामने डेंस। डेंस मीन्स होता है घना, घना। इसका एंटोनिम विलोम शब्द एस्पार्स। एस्पार्स मीन्स होता है विरल, जिसको हम फरक कहते हैं भोजपुरी में, अलग अलग। थिक मीन्स होता है मोटा। तो डेंस का सिनोनिम होता है थिक, और डेंस का एंटोनिम होता है स्पार्स। एस्कार्स मीन्स होता है अल्प, यानी थोड़ा सा, ज़रा सा। होली मीन्स पवित्र। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपने यहाँ देखा पायस और सेक्रेड, तो पायस और सेक्रेड का एक और साइनो याद कर लीजिए, होली। होली मीन्स पवित्र। तो 12 का आंसर ए होगा। 13 में इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, यानी जो अपने मन की भावनाओं को, मन की बातों को मन में ही दबा कर रखे, ओपनली न बोले, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब ए में शब्द है असैम्ड। असैम्ड मीन्स होता है लज्जित। ए में शब्द है असैम्ड। असैम्ड मीन्स होता है लज्जित। कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स होता है गुप्त। इसका सिनोनिम सीक्रेट होता है। कोवर्ट का सिनोनिम सीक्रेट होता है। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत। अफ्रेड मीन्स भयभीत होता है। इसका सिनोनिम फियरफुल होता है। सब याद कर जाइएगा। और एक्सट्रोवर्ट जो है इंट्रोवर्ट का एंटोनिम है, सुनने में भी थोड़ा लगता है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहिर्मुखी, यानी वह जो खुल कर बोले, मन की भावनाओं को बिल्कुल स्पष्ट करके कहे, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और जो मन की भावनाओं को मन ही में दबा ले, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो 13 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज़ 14, और यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड बताना है। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, वह जो अच्छे कारण के लिए मरता है, यानी जिसके मरने का कारण उदार है, उसे क्या कहें? पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। डिवोटी मीन्स होता है भक्त, यानी चहेता, भक्त, ईश्वर को चाहने वाला डिवोटी कहलाता है। लीडर मीन्स नेता, और मार्टियर मीन्स शहीद। तो शहीद, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज को मार्टियर कहते हैं, शहीद, यानी 14 का आंसर डी होगा। 15 में मैंने फिलर दिया है, और प्रेपोजिशन से 2 फिलर हैं, और एक फिलर एडजेक्टिव चैप्टर से है, डिग्री से है। यू शुड होप डैश द बेस्ट। तो आप याद करें, होप के बाद फॉर लगता है, और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। V1 है वहाँ। किसी भी मॉडल शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू को मॉडल वर्ब कहते हैं, और इनके बाद हमेशा V1 आता है। तो यू शुड होप फॉर द बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है, योर ओपिनियन ऑलवेज डिफर्स डैश माइन। बात ओपिनियन की है, इसलिए फ्रॉम होगा। अच्छा, अगर आप प्रेपोजिशन पर और सेट चाहते हैं तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन प्लेलिस्ट में मैं दिया हुआ हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले प्लेलिस्ट को खोलें, और वहाँ आपको प्रेपोजिशन याद करने को भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मिल जाएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो डिफर्स के साथ फ्रॉम लगता है, इसलिए आंसर डी होगा। ही वॉज द डैश ऑफ हिज 5 ब्रदर्स। भाइयों की संख्या 5 है। अच्छा, भाई हैं मतलब एक परिवार के हैं। आंसर होगा सी, एल्डेस्ट। ओल्डर का प्रयोग 2 के लिए होगा। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 के लिए यूज होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक के लिए। तो जब चर्चा 5 की हो रही है, यानी इसी दोनों में से कोई एक होगा, ये तो सोच भी नहीं सकते हम। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा, तो एल्डेस्ट हुआ, ओल्डेस्ट क्यों नहीं?
क्योंकि एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के लोगों के लिए होता है और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, दूसरे परिवार के लोगों के लिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जानवरों वस्तुओं के लिए भी हम ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ परिवार के लिए होता है, मनुष्यों के लिए ही होता है। जानवरों वस्तुओं के लिए आप सोच भी नहीं सकते। आगे 18 नंबर और 19 नंबर में कॉमन एरर है। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैव बीन ऑनर्ड बाय द CM। वन ऑफ के बाद ट्रिक सीखें आप। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है बट वर्ब जो है वो भी प्लूरल है, इसलिए गलत है। आंसर बी होगा, हैव की जगह हैज़ करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो ही इज़ लेजी बट ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ऑल्दो से जब वाक्य शुरू हुआ है तो बट का प्रयोग ही नहीं होगा, ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग होता है, इसलिए 19 का आंसर बी होगा। अब आपके सामने 20 है और मिस स्पेल्ड है। अगले सेट में मैं सेंटेंस अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन दूंगा और 4 यानी पैसेज से 8 क्वेश्चन ही मैं दूंगा। सेंटेंस अरेंजमेंट भी ऐड करूंगा क्योंकि वो भी आता है। परीक्षा के पहले मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस मैं करा सकूं, लेकिन आप अच्छा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ जितना बताया सबको कंठस्थ याद कर जाएं, लिख लें कॉपी में और तब सबको आप याद करें, वीडियो को बार बार सुनें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ इसे। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप सभी याद कर लें, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 2 दिन पूछा गया था, बिल्कुल सही है। एडमिरल सही है, हमको रॉन्गली स्पेल्ड खोजना है, यानी जिसका स्पेलिंग गलत है वो खोजना है। इसका स्पेलिंग गलत है, कोलोनेल होता है, कर्नल को हम कोलोनेल कहते हैं। और सुपरिटेंडेंट जो है सही है, यानी कर्नल ही एक यहाँ गलत है। 20 का आंसर बी होगा। तो इस सेट के अंतर्गत मैं 20 प्रश्न आपको बताया, जिसमें पैसेज आपने देखा, आपने कॉमन एरर्स देखा, आपने फीलर्स देखा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखा। यानी सेंटेंस अरेंजमेंट इसे मैंने नहीं दिया, मैंने कहा कि अगले सेट में मैं सेंटेंस अरेंजमेंट भी दूंगा। तो आप सभी सेट को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह सेट कैसा लगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।